बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुक़मा इरफान मलिक और आज अब्दुर्रऊफ़ साहब कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की बिना पर हमारे साथ शो में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन मैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक सबका ही बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मोस्टली लोग रोज़ादार होंगे और रोज़ा भी आप लोगों का अच्छा गुजरेगा। मौसम जो है उसमें हम खासी तब्दीली देख रहे हैं, जिसकी वजह से दोपहर के औकात में थोड़ा सा रोज़ा जो है वो लगता है, बट जिस तरह से इसका अजर बहुत है तो हम लोगों को बीइंग मुस्लिम्स इसको उतना फील नहीं करना चाहिए। सो वही मैसेज कि इस रमज़ान कोशिश करें कि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवारे। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, हरमीत का रुख करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, और आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ये मैसेज, बल्कि हमारी तरफ से कोशिश होती है कि लोग जो हैं वो अच्छे की तरफ जाएं, और जब रमज़ान का ये मुबारक महीना आता है तो कम से कम ज़ख़ीरा अंदोज़ और ये जो लोग हैं जो महंगाई कर चुके हैं, तो हमारी भी उनसे कोशिश होती है, गुजारिश हम कर सकते हैं, लेकिन अमल दरामद ना करना वो उन पर ही डिपेंड करते हैं। और हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, महंगाई उसी तरह कुछ ज़्यादा ही है। फ्रूट्स, फलों की बात करें, टमाटर, प्याज की बात करें, तो हर चीज़ जो है आम आदमी की पहुंच से बड़ी दूर होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है, अगर अब तो चलो मामलात सेट हो गए हैं, तो हमने ये देखा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब और जिस तरह उन्होंने कहा था कि इन तमाम तर चीज़ों को देखा जाएगा, तो मेरे ख्याल में अगर मामलात 10-15 रोज़ों तक भी मामलात सेट हो जाते हैं तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा हरमीत, मैं आज सुबह ही देख रही थी कि हुकूमत जो है, लाइक पिछली हुकूमत जो थी, वो जाते जाते चीनी जो है उन्होंने कुछ इस तरह से मामलात किया, अभी 94 रुपीज़ तक पहुंच चुकी है। जो सब्सिडी दी जा रही थी यूटिलिटी स्टोर्स पर, वो इस तरह से है कि आप अपना सिर्फ ID कार्ड दिखाएंगे, फिर उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगी, और इसके अलावा 80, और फिर जो सब्सिडी वाले हैं उनको 85 रुपये मिलेगी। सो देखें एक आम आदमी के लिए किस कदर मुश्किलात अभी भी इसी सिनेरियो में है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो कौमी असम्बली में ऐलानात किए थे, उनमें से ये भी था कि सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वहाँ पर जो अशिया ज़रूरिया हैं उनकी क्वालिटी को मॉनिटर किया जाए, और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को उन्होंने दोबारा से मुतहर्रिक होने के लिए कहा था। अभी अगर हम कल की स्टेटमेंट्स को देखें तो उन्होंने फौरी तौर पर ये कहा है तमाम चीज़ें जो हैं इन पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। सो वी होप कि इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएं, जिस तरह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐलानात भी किए हैं। बट एनीवेज़ अभी हम क्विकली ज़रा आज की टॉप स्टोरीज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें। आगाज़ करेंगे डेली डोज के साथ, जिसके बाद जिस तरह से हमें पता है शहबाज शरीफ साहब बहुत ही ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर तो बन चुके हैं, लेकिन इम्तहानात उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं। ख़ारजा पॉलिसी को ले लें आप, पाकिस्तान की मईशत को ले लें आप, और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा बहरानी सूरत हाल है, सियासत में हम बहुत ज़्यादा बहरान देख रहे हैं। सो उनके लिए इस वक्त चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसको हम देखेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने नेशनल इकनॉमिक काउंसिल तश्कील देने का फ़ैसला किया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट शाहिद लोन साहब भी आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि मोस्टली जो लोग होते हैं उनको पेट के बहुत से अमराज का सामना करना पड़ता है। सो बेसिक कॉमन प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं और उनको क्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है, स्पेशलिस्ट भी आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, और इसके साथ साथ नातख़्वां भी आज शो का हिस्सा होंगे। डेली डोज का आगाज़ करेंगे, और डेली डोज में सबसे पहले हमारे पास जो स्टोरी है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट इस तरह से है कि मैं ज़ाती तौर पर ये बिलीव करती हूँ हरमीत कि कोई भी हुकूमत हो या कोई भी सियासी पार्टी हो और उनका कोई भी नैरेटिव हो, आपको मतलब हम लोगों को कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए। उनके जो अच्छे इक़दाम हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जहाँ पर वो गलत हैं कंडेम करना चाहिए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम जिक्र करें, सो हुकूमत ने जाते जाते जितने भी सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट्स थे, जिनको गवर्नमेंट ऑफिशियल अकाउंट्स कहा जाता है, जो हुकूमती एसेट्स होते हैं, डिजिटल एसेट्स होते हैं, वो तमाम जो हैं वो अभी नौ मुंतखब हुकूमत के हैंड ओवर करने से इनकार कर दिया है। लाइक जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था, इसके साथ साथ यूट्यूब पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जो यूट्यूब चैनल था वो तमाम देने से इनकार कर दिया है, और ना सिर्फ इनकार किया, उनके नाम भी तब्दील कर दिए हैं। और इसका थोड़ा सा अगर हम पस मंज़र देखें, और ये आप भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि नॉर्मली होता ये है कि ये तमाम जो अकाउंट्स होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो कोई भी
हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वही इनको रन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया कि ये तमाम जो अकाउंट्स थे वो प्राइवेटाइज कर दिए, अपने लोगों को मुंतकिल कर दिए। और अब आप देखें, रवैया देखें कि किस कदर धड़ल्ले की बात है कि आपका एक कौमी असासा है, डिजिटल एसेट की कहेंगे हम, लेकिन आप जो हैं वो धड़ल्ले से इस पे भी अपनी वो हठधर्मी दिखा रहे हैं और आप देने को तैयार नहीं हैं। देखिए ये बहुत बड़ी मैं ये समझता हूँ कि कम से कम यहाँ पे हुकूमत अब तो जब चली गई, इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको हैंड ओवर करना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपके कंधों पर ये चीज़ होती है। और हमसे ने देखा कि माजी में भी जब इस तरह के जो अकाउंट्स थे जिनको गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो रन करते थे या गवर्नमेंट से ही वो किए जाते थे, तो ये तमाम तरह अकाउंट्स जो हैं वो मुंतकिल किए जाते थे। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये अगर ना देने की बात है और उस पर भी ज़िद करने की बात है और फिर वहाँ से जो ऑफिशियल, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ऑफिशियल अकाउंट्स पे वैसे भी लोगों की ज़्यादा तादाद इसलिए जाती है कि हमारे जैसे जर्नलिस्ट भी उनको फॉलो करते, उसकी वजह भी ये होती है और आम आदमी भी फॉलो करता है कि कहीं ना कहीं वहाँ से जो खबर है वो उस तक पहुँच जाए। क्योंकि अब ट्विटर जो है वो वाहिद ज़रिया है। बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि उसी तरह जर्नलिज्म तो नहीं रही, लेकिन कोशिश होती है कि ट्विटर से जो खबर आती है उसको हम टेलीविज़न की स्क्रीन या सोशल मीडिया पे ही वो कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं या लगा लेते हैं या उसकी खबर बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है मेरे ख्याल में एक आप ये समझे कि एक गैर जिम्मेदाराना कोशिश जो है वो की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। और इसी के अगर हम बैकग्राउंड में देखें, अभी हम बहुत से लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है आप अपनी पार्टी को, अपने लीडर को सपोर्ट करें, ये आपका जमहूरी हक है, आपको कोई इससे नहीं रोक रहा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी शऊर है ना, तो आपको कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ये मैं उस न्यूट्रल की बात नहीं कर रही जो अभी शायद फौरी तौर पर बहुत से लोगों के जहन में आए, लेकिन मैं हकीकी मायनों में आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। और अगर कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर, कोई भी सियासी लीडर कोई भी गलत काम कर रहा है, आपको एटलीस्ट उसको कंडेम करना चाहिए। अगर यही काम शहबाज शरीफ साहब करेंगे, कल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे, हम उनको भी कंडेम करेंगे। बिकॉज आप किस तरह से, मतलब आप कैसे ये काम कर सकते हैं जो आपके डिजिटल एसेट्स हैं, जो कि हुकूमती हैं, और आप उनको अपने पास रखें और आप कहें भाई हम तो नहीं दे रहे। यानी मेरे ख्याल में इस पे भी कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए कि अगर कोई सियासी पार्टी, कोई हुकूमत जो कि जा चुकी है इक़्तिदार से, वो इस तरह से काम करे तो उनके लिए भी कोई ना कोई सज़ा होनी चाहिए। बट बहरहाल अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक नया ट्विटर हैंडल बना है जिस पर अभी उस तरह से फॉलोइंग नहीं हुई जिस तरह से पुराने अकाउंट पर थी। सो ये तो एक बहुत ज़्यादा रवैयों की हम बात कर रहे हैं कि इतनी हठधर्मी और अपनी मनवाना, और क्योंकि आपको इक़्तिदार से हटाया गया है, बेशक जो भी उसके खैर मामला थे, लेकिन अब एक चीज़ जब हो चुकी है सो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। एनीवेज, इसी जब हम रवैयों की बात करते हैं, सो कल एक जो बिहेवियर देखा गया इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने नूर आलम खान से जिस अंदाज में बदतमीज़ी की, आपने भी यकीनन बहुत सी वीडियोज़ इस हवाले से देखी होंगी हरमीत, उसको भी हम कंडेम करते हैं कि एक बंदा, जी बिल्कुल, चाहे वो मुनहरिफ हुआ है, ये जो भी उसके मामलात हैं, वो इफ्तार कर रहा है और इफ्तार के टाइम पर आपने वहाँ पर क्या वावेला मचा दिया है। मतलब आप लोग किस तरह से लोग हैं, एक तो रमज़ान का ही इंसान एहतराम कर लेता है, इफ्तार का एहतराम कर लेता है, और किस तरह से ये हाथापाई अभी देख रहे हैं। पहले पश्तो ज़ुबान में गालियाँ दी जाती रही और उसको समझाया गया कि भाई ये फैमिली जोन है, यहाँ पर ये हरकत मत की जाए। जो वेरी सैड, अभी मैं ये विजुअल्स भी देख रही हूँ, कल भी देखे थे। अफ्तारी का टाइम था और अफ्तारी के वक्त इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं, वैसे भी लोगों की कोशिश होती है अफ्तारी खोलने की बात होती है, और वैसे भी जारी बात पूरा दिन बंदा भूखा प्यासा रहे और अचानक आप किस्म के आवाज़ें कसना शुरू करें तो ये नहीं है। एक मुनासिब अल्फाज आप अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते और किसी को अगर आप तंग करें और उस टाइम तंग करें कि जिस वक्त अफ्तारी खुल रही है। लेकिन अगर आप पूरी स्टोरी को देखें तो वहाँ पर नूर आलम साहब की जानिब से फिर भी कोशिश की गई थी इस आदमी को खामोश कराने के लिए, उसको बार बार उसने रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन उस शख्स ने, वो बुजुर्ग शख्स ने जिस किस्म की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, क्योंकि पश्तो मैं समझता हूँ, बोल लेता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं जब सुन रहा था उस वीडियो में, तो नूर आलम ने इस किस्म की कोई गाली नहीं दी, बल्कि बुजुर्ग की जानिब से जो गालियाँ थी, बड़ी गलीज़ किस्म की गालियाँ वो बार बार दे रहा था नूर आलम को, जिसकी वजह से जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो भी वहाँ पे रहनुमा मौजूद थे, नदीम अफजल चंद साहब थे, खोकर साहब थे और दीगर एक और भी थे।
तो उन्होंने पूछा नूर आलम से कि ये क्या कह रहे हैं, मतलब ये पश्तो तो हमें समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा ये माँ बहन की गाली दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो उसके बाद जाके उन्होंने खामोश करने की कोशिश की, तो उसने और गालियाँ देना शुरू की, तो तब जाके हाथापाई हुई और उस बुजुर्ग की पिटाई हुई। लेकिन नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी छोड़ गया है उसकी अपनी। और नूर आलम की एक बात मैं कहूँ, क्योंकि मैं इसके साथ मुलाकातें काफ़ी 2-3 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तब भी इसके साथ मेरी मुलाकातें होती थी, तो साल बाद ये बड़े नाला नजर आते थे और हर बात में ये मुझे कहते थे कि सरदार साहब जो वादे हमारे साथ किए थे, जो चीज़ें की गई थी, तो मैं तो खुल के तनकीद करता हूँ। ये खुल के तनकीद करते थे ऑन द कैमरा कि जो शॉट हम लेते तो ये बताते थे तहरीक इंसाफ हुकूमत पर। तो उसकी तो मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं कि नूर आलम कैसे किस तरह जब पार्टी में थे तब भी वो इस किस्म के उनके बयानात होते थे, एंटी पार्टी होती थी उनके जितने बयानात थे। लेकिन इस किस्म की हरकत करना और भी अफ्तारी के वक्त ये जाती है। जी जी हरमीत, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और यही मैं अभी वीडियो भी देख रही हूँ तो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि किस तरह से इफ्तार के टाइम, और इफ्तार का टाइम ना भी होता, जो एक्ट गलत है वो गलत है, आप किस तरह से ये काम कर सकते हैं। और रमज़ान का बाबरकत महीना और उसमें आपने इफ्तारी के टाइम ये तमाशा मचाया है। यानी कि कोई काम अगर आपकी मंशा, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो आप फसाद बर्पा कर देंगे। ये काम अगर कोई मुस्लिम लीग नून का भी बंदा करेगा तो अगेन मैं यही बात करूँगी कि वो भी गलत है। आप भी कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं जिस तरह से। अच्छा, वो दूसरा अगर आपने वो देखा हो नसरुल्लाह मलिक साहब से, मुझे माजरत के साथ ये बात करनी होगी, क्योंकि हमने जितना भी तहरीक इंसाफ की, क्योंकि आप वर्करों के दरमियान अगर आप जाती हैं, या क्योंकि मैं तो जाता रहता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए वगैरह के लिए, तो वहाँ से जिस किस्म का हम पर जिस तरह हम पर तनकीद होती है और जिस तरह हमें ये समझा जाता है कि हम बहुत बड़े लिफाफा, और पता नहीं लिफाफा तो हमने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है, लेकिन हम पे पहले से ये फतवे लग जाते हैं। और जिस किस्म की जी ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ, यानी इनके हक में आप बात करो तो आप ठीक हैं, अगर इनके खिलाफ आप बात करो, अगर हक में आए बात तो वाह वाह जी सुभान अल्लाह, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी बात इनके खिलाफ कर दी तो फिर जो वाट आपकी सोशल मीडिया पे लगनी है। और वैसे अगर ग्राउंड में गए, आपके बड़े अच्छे, हमारे सबके अच्छे जानने वाले बड़े मुतबर नसरुल्लाह साहब, उनकी वीडियो वायरल हुई थी जब वो रिकॉर्डिंग के लिए गए, तो उनके साथ बड़ी बदतमीजी की थी। हालांकि वो बड़े न्यूट्रल किस्म के सहाफ़ी है, मैं उनको देखता हूँ, सारी चीज़ें उनके बारे में देखता हूँ, तो उनके साथ जिस किस्म की बदतमीजी की गई, तो ये रविश जो है अगर इख्तियार की है तहरीक इंसाफ ने तो ये ठीक नहीं है। वो भी इंतहाई अफसोसनाक कि किस तरह से आम पब्लिक में आप गए हैं। क्योंकि अगर हम न्यूट्रल बात करें, जर्नलिस्ट न्यूट्रल बात करें, कोई भी एंकर न्यूट्रल बात करेगा, और आपके पास क्योंकि दलील नहीं होगी सो आप इस तरह से टोन हाई करेंगे, आप उसकी ज़ातियात पर उतरेंगे, या ये ज़ातियात भी नहीं, आप किस तरह से किसी को लिफाफा सहाफ़ी कह सकते हैं। जिस पर नसरुल्लाह मलिक साहब ने ये जवाब दिया है कि जनाब मैं कुरान पाक पर हाथ रख लेते हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा, बट इंतहाई अफसोसनाक ये मकाम है कि मतलब जब आपके पास दलील नहीं, और वही बात कि आपकी मंशा के मुताबिक कोई बात नहीं कही जा रही जिस तरह से आप चाहते हैं, क्योंकि सहाफ़ी का तो काम है कि वो न्यूट्रल रहे, जो रियलिटी नज़र आ रही है उसके मुताबिक अपना एक नैरेटिव बिल्ड करे, उसी के मुताबिक बात करे, उसी के मुताबिक क्वेश्चनिंग करे, उसी के मुताबिक अपना तज्जिया दे। ये अच्छे सहाफ़ी की यही निशानी है। लेकिन आप किस तरह से किसी को ये लिफाफा सहाफ़ी कहे कि क्योंकि आपके पास दलील नहीं। मैं तो यही समझती हूँ कि आपके पास जब दलील नहीं होती तो फिर आपकी टोन भी हाई होती है, आप बहस भी करते हैं, आप आर्गूमेंट भी करते हैं, ताकि अगले बंदे को अपना मौक़िफ़ देने का मौका ना मिल सके। बहरहाल ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंतहाई गलत हैं और ये हमारे सामने आई हैं। इसके अलावा भी अगर आप आजकल जिस तरह से हमने आगाज़ में ट्विटर की बात की थी, जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठा लें, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी की जानिब से जो रिएक्शन सामने आ रहा है, जो गलाजत सामने आ रही है, और मैं तो ये हैरान हूँ कि लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। रिश्तेदार अगर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, दूसरा PMLN का सपोर्टर है, वो आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं कि मतलब हालांकि आप देखें ये तमाम पार्टीज़ के अपने सियासी मुफाद हैं। आप अपनी रिश्तेदारियां, अपने बहन भाई सब कुछ छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके नज़रियात नहीं मिल रहे। मेरे ख्याल में नज़रियाती इख्तलाफ किसी से हो सकता है, बट इस तरह से इस गंदगी, इस गलाजत तक जाना, उसके बारे में तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है। देखो रोमा, मुझे तो सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ है कि ये तो चलो ये चीज़ें रहती हैं वर्करों के दरमियान, वो एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं, जो बात का जो सिलसिला है वो भी चलता रहता है,
लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ अकाउंट्स हैं, जो खासकर इस पर जो रिपोर्ट्स आई थी, जिस पर मेरी भी एक बाकायदा एक वीडियो बनाई थी, ये बाकायदा हिंदुस्तान और दीगर ममालिक से ये चीज़ें बनती और कैसे ट्रेंड्स जो है बनाए जाते हैं, वो हमने देखा है कि इदारों के खिलाफ जो है उसमें फिर हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जब एक ट्रेंड चलता है तो उस ट्रेंड में हम भी शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो जो इदारों के खिलाफ एक ट्रेंड चल रहे थे 2-3 दिनों से, आपने देखा, और अभी कुछ दिनों से कुछ लोगों को भी उठाया गया, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। हमने देखा है कि बाकायदा एक हमारे पास एक ही इदारा बचा और फौज का है कि आप उस पर उसमें भी इस किस्म बहुत की ज्यादा तनकीद बाय द वे करेंगे गमो तो गुस्सा जाहिर पाया बात जा है। रहा है। अब तो वैसे भी तो हम बहुत सारी जगहों में, हाँ हरमीत, मैं यही बात कह रही हूँ कि कल जिस तरह से जो कॉन्फ्रेंस हुई है फॉर्मेशन के हवाले से, फॉर्मेशन कमांडर्स के हवाले से, उसमें भी ये देखने में आया कि पाक फ़ौज में बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जा रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये जो ट्रेंड्स बन रहे हैं और पाक फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बहुत से ट्विटर हैंडल्स जो हैं, बहुत से जितने भी हैशटैग्स हैं या जो ट्रेंडिंग में चीज़ें आ रही हैं, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारत से चल रही हैं, लेकिन हमारे अपने भी मुल्क के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। नहीं, अपने लोग भी हमारे शामिल हो जाते हैं। और कल एक शख्स को, जिसका ताल्लुक भी तहरीक लब्बैक से था, उनको पकड़ा गया। 2100 अकाउंट्स वो चला रहे थे। तो ऐसे में आप देखें कि कहीं ना कहीं से हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। हाँ, देखो, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर आप रियासती इदारों पर अटैक करते हैं तो रियासत कमज़ोर हो जाती है। तो मेरे ख्याल में आप रियासती इदारों पर इस किस्म के अटैक करें। वहाँ यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हम, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रावलपिंडी की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त जो बहुत सारे मामलात हैं उसमें वो न्यूट्रल है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन अगर आप उसको भी उसमें डालने की कोशिश करें और उसको पर भी तनकीद करें तो ये गलत है। और कोई प्ले कार्ड जो है कुछ वर्करों की जानब से तहरीक इंसाफ के जो उठाए गए थे, मैं समझता हूँ कि मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इदारों में आप सियासत करें, खुल के करें, एक दूसरे के साथ करें, लेकिन इदारे इसमें अगर आप शामिल करेंगे तो पूरी दुनिया जो है उनकी नज़रें वैसे भी होती है और कमज़ोर करने की कोशिश तो पहले से पाकिस्तान को की जा रही है। और बिल्कुल ठीक आपने बात की कि फिर हमारे इदारे, हमारी अपनी रियासत ही कमज़ोर होती है। अभी हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, डेली डोज की, क्योंकि काफ़ी सीरियस बात हो गई है। सो मैंने कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाए, इंटरेस्टिंग पहलुओं की तरफ भी आया जाए। सो दुनिया की सबसे पतली फलक बोस इमारत जो हरमीत 1428 फीट ऊंची है, न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क के करीब हाल ही में इस इमारत को कायम किया गया है। और इसमें तकरीबन 84 के करीब स्टोरीज़ हैं। 84 मंजिला ये इमारत है, एंड इट्स सो एक्सपेंसिव। अच्छा, ये देखें आप, 84 मंजिला इमारत, इतनी ऊंचाई और बांसनुमा ये लगती है बिकॉज बहुत ही पतली ये है, लेकिन ये जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है। अच्छा, टेक्नोलॉजी, इसमें आपको बहुत सी सहूलियात मिलेंगी, इसमें स्विमिंग पूल मिलेगा, स्पा मिलेगा, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, लेकिन आप ये देखें कि इसमें कितने लोग रह सकते हैं। तो इसके जो रेजिडेंट्स हैं वो मतलब 60 रेजिडेंट्स की इसमें गुंजाइश है। ये देखें, सिर्फ 60 लोग, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव। बिल्कुल एक मुनफरिद से डिज़ाइन है। और अगर आप देखें तो दूर से वही आपकी बात हो कि बांस की वो लकड़ी जो होती है उसी तरह ही लग रही है, लेकिन अगर आप देखें तो अंदर जाके देखें तो बहुत सारी चीज़ें, मैंने ऐसी कई इमारतें देखी हैं जिसमें मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ मीनार टाइप चीज़ें बनी हुई, ऐसी अंदर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं अंदर गया हूँ तो मैं खुद हैरान होता था कि उसमें बाकायदा जो है वो रिहाइश के लिए अलग फ्लैट्स होते थे, साथ में जो है शॉप्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पे अंदर देखने को मिलती थी। तो ये देख के भी हैरानी हो रही है कि अंदर स्विमिंग पूल से लेकर हर किस्म की सहूलियात भी मौजूद हैं, लेकिन दूर से ये ऐसे लग रहा है कि भैया कोई वैसे पतला सा वो किसी ने मीनार सा बनाया हुआ है। तो बड़ा वो लग रहा है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन उन्होंने किया है। हाँ, अच्छा, इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है। एस्टॉनिशिंग इस तरह से कि एक 103 साला उम्र का शख्स, और इसने तीसरी शादी कर ली। अच्छा, तीसरी शादी क्यों की इस उम्र में? क्योंकि दूसरी बीवी नाराज़ हो गई थी। अच्छा, ये बड़ी इलॉजिकल सी बात है कि जब आपसे कोई नाराज़ होता है तो इट डज़ नॉट मीन कि आपको एक तीसरी, दूसरी, जो भी आपने शायद चौथी, जो भी शादी आपकी बनती है उस तरफ जाना है। आपको अगले को मनाना चाहिए, कोई सॉर्ट आउट करनी चाहिए चीज़ें। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि आपकी बेगम आपसे रूठे और आप कहें मैं तो दूसरी, तीसरी जो भी शादी करनी है कर लूँगा। सो मेरे ख्याल में इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और होंगे। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात हरमीत ये कि जिससे शादी की गई वो 37 ईयर्स ओल्ड एक लड़की है, यानी कि अपने से तकरीबन 66 साल कम उम्र लड़की। वरना ये उम्र तो अल्लाह अल्लाह करने की होती है, लेकिन बाबे को जाहिर बात है कि उसने वो ज़िद में आ गए, और जब ज़िद में आ गए तो फिर ये उम्र थोड़ी ज़्यादा ज़िद्दी होती है।
तो बाबा जी ने बोला कि अब बीवी वो अम्मा चली गई है तो जाहिर बात है उसको तो दिखाना है कि अभी तो मैं जवान हूँ, हाँ? और वैसे भी तो उसने कर दिया, फिर उसने बोला कि शादी कर लेते हैं, तो वो एक ने एक तलख पैगाम उस अम्मा को दे दिया उसने। हाँ, लेकिन अपनी मैं बीवी हैरान को हूँ कि हमारे कैसे तो अम्मा ही होगी ना। 37 इयर्स ओल्ड खातून आई और उसने कहा कि भाई मैं अब आपसे शादी करूंगी, यानी कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल में मैंने अपनी आज तक जितनी भी मेरी जिंदगी है ना, ये इसमें भी वो पूरा पहला ऐसा आमिर वाकया लियाकत सुना है है। वो अरबियों का। हाँ नहीं, आमिर लियाकत से भी कोई मुझे आगे की चीज लग रही है, आमिर लियाकत से अगली चीज नहीं नहीं उम्र मतलब वो 18 के लिए आता है तो 35 के लेके आया ना। हाँ, फिर भी बहुत ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन आप बात ठीक कर रहे हैं, हम थोड़ी सी रिजेम्बलेंस दे सकते हैं। एनीवेज, इसी के साथ हम अपने डेली डोज की लास्ट स्टोरी की तरफ आएंगे, और लास्ट स्टोरी कागज़ के हवाले से। लाइक पेपर जो होता है उसको रिसाइकल करना किया भी जाता है, रीयूज़ भी किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी सिंगापुर के बहुत से साइंटिस्ट थे जो एक टेक्निक पर काम कर रहे थे जिससे आप एक कागज़ को दोबारा से छाप सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपको महज उस पर एक केमिकल यूज़ करना है। और बेसिकली सूरजमुखी के जर्द दाने जो होते हैं उससे इस कागज़ को बनाया गया है, और इस पर बार बार लिखा जा सकता है। आपने सिर्फ इसे एक केमिकल है उससे साफ़ करना। और इस कागज़ के बारे में कहा जा रहा है कि जिस प्रोसीजर से कोई भी सोप बनता है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साबुन इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटी सोप कह लें आप, उसका जो प्रोसीजर है जिसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, सो सिमिलरली उसी पैटर्न को फॉलो करते करते इस कागज़ को बनाया गया। जी हरनी, मेरे ख्याल में रोमा, अगर हम देखें आजकल के दौर में वैसे भी बहुत ज़्यादा कागज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से दरख्त अगर हम देखते हैं तो उसकी कटाई भी ज़्यादा हो रही है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया है। मेरे ख्याल में कम से कम ये जो बचत होगी तो दरख्तों की भी साथ में बचत होगी। माहौलियात की तब्दीलियों की हम बात कर रहे हैं तो वो भी एक फ्रेंडली माहौल की तरफ ये एक कदम है जो रखा गया है। और इस किस्म के मैं समझता हूँ कि क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़रूरत है कागज़ ज़िंदगी में हमारे, चाहे हम न्यूज़ पढ़ते हैं या दीगर काम करते हैं या दीगर ऑफिशियल काम करते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उसमें काफ़ी हमें हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं, कागज़ की ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास कागज़ है और उस पर बार बार लिखते जाएँ और वो आपको दूसरे कागज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पूरी दुनिया को अगर दरपेश है तो वो है माहौलियाती तब्दीलियों का। तो उसकी तरफ, बचत की तरफ ये एक कदम है जो अगर पूरी दुनिया में आम हो जाता है तो एक बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो सेट होने की तरफ चली जाएंगी और कम से कम ये आम कागज़ का जो इस्तेमाल है ये कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने बात की है। और यहाँ पर अभी हम लगाएंगे अपने डेली डोज को फुल स्टॉप। शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहले दिन का आगाज सब इत्तेहादी कायदीन के घर जाकर मुलाकातों से किया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मिलने जरदारी हाउस पहुँचे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आया सादिक, राना सनाउल्लाह, साद रफीक और मरियम औरंगजेब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे। मौलाना ने दरवाजे पर आकर इस्तकबाल किया। मुलाकात में वजारतों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ MQM से मिलने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुँचे। MQM की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शरीक थे। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कराची पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरदार अख्तर मैंगल, खालिद मक्सी, शाहजैन बुगटी, मोहसिन दावड़ और असलम भोतानी से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन से काबीना की तश्कील पर अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली। इत्तेहादी जमातें अपने वज़रा के नाम वज़ीर-ए-आज़म को जल्द भिजवा देंगी। शहबाज शरीफ ने कहा, इसी जज्बे और बाहमी एतमाद से आगे बढ़ेंगे जिसके जरिए इस मंजिल तक पहुँचे। मिलकर मसाइल हल और वादे पूरे करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। अभी तक काबीना जो है वो फॉर्मुलेट नहीं हुई, जिस पर बहुत सी अभी चीज़ें जो हैं वो तय करना बाकी है कि किस पार्टी को कौन सी वजारत दी जाए। बहरहाल इस तमाम तर सिनेरियो में अगर देखा जाए तो MQM के अभी तक के ऐलान के मुताबिक उन्होंने कैबिनेट में शामिल होने से माजरत किया और उनका ये कहना है कि तमाम तर मामलात को काबीना में शामिल हुए बगैर ही मॉनिटर किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो तब उन्होंने कौमी असेंबली में बहुत से ऐलानात किए और कल उनका ये कहना था कि तमाम तर ऐलानात पर इम्प्लीमेंटेशन जल्द अज जल्द हो।
उनके कुछ ऐलानात का अगर आपको हवाला दें तो उनका एक ये कहना था कि इस वक्त मुल्क जो है वो मुआशी बहरान से दो चार है और इस बहरानी सूरत हाल से हमें बहुत जल्द निमटना होगा, इकदाम करने होंगे। सो उन्होंने सरकारी दफातर में जो 2 दिन की छुट्टी थी उसको ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ जिस तरह से हमने आगाज़ में बात की थी कि सस्ता रमज़ान बाज़ार, वहाँ पर अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी को देखा जाएगा और साथ ही साथ जो कीमतें हैं उनको भी बैलेंस्ड रखा जाएगा। सो बहरहाल बहुत से ऐलानात अभी तक सामने आ रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क में अभी भी हम देखने में आ रहा है। बहुत सी चीज़ें जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ रही है और आज भी एक जलसा है, फिर कराची में, फिर इसके साथ साथ लाहौर में, सो पावर शो करने का इरादा रखती है। सो ऑटोमेटिकली मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का मज़ीद शिकार होगा। इसी वजह से अगर हम देखें तो ऑलरेडी जो हमारी मईशत है जिसने पहले 4 सालों में बहुत ज़्यादा सफ़र किया, अभी भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। खारजा पॉलिसी उसको भी देखने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं जिनमें खारजा पॉलिसी हो गई, जिनमें मईशत हो गई, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनको सॉर्ट आउट करना, इनके लिए इनिशिएटिव उठाना भी उतना ही ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब के अगर हम गुज़श्ता रोज़ इजलास देखें तो उन्होंने मुआशी माहिरीन के साथ एक इजलास किया जिसमें उन्होंने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल तश्कील देने का फ़ैसला किया और तमाम चैलेंजेस मईशत के हवाले से अपने सामने रखे। सो ओवरऑल गुफ्तगू करने के लिए माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब हमें इस वक्त शो में ज्वाइन करें। फ़ारूक साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है, ये जो काउंसिल है किस तरह से काम करेगी और आपको क्या लगता है इसके ज़रिए मईशत में थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है या ज़्यादा भी? देखिए, असल बात ये है कि जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज हैं कि आपने तनख्वाहों को बढ़ा देना है या आपने एक छुट्टी कम कर देनी है, इससे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। जो असल चीज़ ज़रूरत है मुल्क को वो है इस्लाहात की, वो है रिफॉर्म्स की। यानी कि आपने बिजली के सेक्टर के अंदर क्या इस्लाहात लानी है, आपने गैस के सेक्टर के अंदर क्या इस्लाहात लानी है, आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं जिसमें PIA है, पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज है, इसमें क्या इस्लाहात लेके आनी है। तो फोकस होना चाहिए इस्लाहात के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर। अच्छे मेजर्स हैं, आपने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल या इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी टाइप की कोई चीज़ बना रहे हैं। देखिए, उनका सिर्फ काम जो है वो आपको एडवाइस करना है, आपको मशवरे देना है। उनके पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं होती। उसका होना चाहिए, आप मशवरे अच्छे वसूल करेंगे, लेकिन बाद में एट द एंड ऑफ द डे आपको एक इम्प्लीमेंटेशन टीम चाहिए हो, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है और उस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल दरामद करने के लिए आपको एक इम्प्लीमेंटेशन टीम चाहिए होगी। और ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि पॉपुलिस्ट मैयर से आपको बहुत आगे बढ़ना हो। ठीक है जी हरमीत। अच्छा फ़ारूक सलीम साहब, अगर हम देखें तो जब भी हुकूमत आती है तो माजी की हुकूमत पर इल्ज़ामात लग जाते हैं कि ख़जाना खाली कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। ये सारी चीज़ इल्ज़ामात जो हमने माजी में तहरीक इंसाफ जब आए उसने भी लगाए, तो उससे पहले जरदारी पर नवाज शरीफ ने लगाए। अब हम देख रहे हैं कि कल मिफ्ताह साहब ने जो इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ पे लगाए। लेकिन इस सारे इल्ज़ामात को साइड पर रख के आप ये बताइएगा कि सबसे मेजर चैलेंजेस जो हैं, किन किन चैलेंज से निमटना होगा ताकि मुल्क जो है ये माशी बहरान जो एक बना हुआ है इससे अच्छे तरीके से निपटा जाए और इससे निकला जाए। देखिए, चैलेंजेस का जो साइज है, जो मैग्नीट्यूड है, आप समझिए कि वो बहुत ही बड़ा है। शायद पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में इतने बड़े चैलेंजेस किसी भी हुकूमत में फेस न किए होंगे। दो बड़ी बातें हैं, एक तो आवाम के हवाले से महंगाई का है। तकरीबन 100% इजाफा हो गया है पिछले 3 सालों में। आटे की कीमत में, चीनी की कीमत 100% ऊपर है। 3 साल पहले मैं घर का बिजली का बिल निकाल के देख रहा था, उसमें 11 रुपए का यूनिट मुझे कॉस्ट कर रहा था, आज वो 28 रुपए का फी यूनिट आ रहा है। तो 100% इजाफा है। और उसके साथ साथ हम पाकिस्तानियों की जो औसतन आमदन है वो गिरी है, वो बड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आवाम के हवाले से महंगाई का है। और हुकूमत के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डॉलर के एक संगीन और शदीद फुकदान का है। खजाने में डॉलर्स खत्म हो गए हैं, और अगर डॉलर्स खत्म होते हैं तो वो जिसको हम कहते हैं कि फॉरेन करेंसी क्राइसिस आता है, यानी कि एक बहरान है फॉरेन क्राइसिस, फॉरेन करेंसी का। और उसका अगर आप असर देखना चाहते हैं तो आज के श्रीलंका के ऊपर अगर एक हम नजर डालें, वो इस बहरान से गुजर रहे हैं।
5-6 महीने पहले श्रीलंका में ये बहरान शुरू हुआ था। उनके पास जब डॉलर खत्म हुए हैं तो आज उनका ये हाल है कि वहाँ पे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात होती हैं, वो खत्म हो गई हैं। हुकूमत ने 7.5 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया है। हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हम फर्नेस ऑयल नहीं खरीद सकते, हम बिजली नहीं बना सकते। यहाँ तक कि जो बच्चों के एग्जामिनेशन है, वो उन्होंने एग्जाम्स डिले कर दी हैं बिकॉज उनके पास कागज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो कागज इंपोर्ट कर सकें। यहाँ तक कि ड्राइवर्स लाइसेंस का जो प्लास्टिक है वो इंपोर्ट करते थे और अब वो ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं नए वाले जारी कर सकते क्योंकि उनके पास प्लास्टिक खत्म हो गया। अगर लेबनान की एक एग्जांपल देखना चाहते हैं तो वहाँ पे ऐसा ही फॉरेन करेंसी का क्राइसिस आया था और वहाँ पे आप यकीन कीजिए कि जो फौजी मैसेज हैं वहाँ पे ये ऐलान किया गया था कि वहाँ पे गोश्त बनाना बंद कर दिया जाएगा बिकॉज मुल्क के पास जो है वो फॉरेन करेंसी की क्राइसिस है और डॉलर्स का फुकदान। अच्छा फारूक साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने अभी इनिशियली कुछ ऐलानात किए हैं, पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा, बहुत से ऐलानात की वजह से भी हम देख रहे थे कि घी की कीमतों में कमी की गई है, डॉलर की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई है। आपको क्या लगता है, अभी अभी इक़्तिदार संभाला है तो वो ये ऐलानात कर रहे हैं या ये चीज़ें आगे जाकर सस्टेन होंगी और मज़ीद भी इस तरह से सब्सिडीज़ और ऐलानात किए जा सकते हैं, सब्सिडीज़ दी जा सकती हैं? देखिए, एक बात तो डेफिनेट है कि हुकूमत आने के फौरन बाद या हुकूमत जब आने वाली थी तो जो हमारी सरमायाकार कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन हैं, उनमें एक वो ताज़ा, आप समझिए कि ताज़ा हवा का झोंका उन्होंने सेंस करना शुरू कर दिया। उनको एक वो नई उम्मीद की किरण सी नजर आने लगी और फिर वो जिन इशारियों का आपने जिक्र किया, एक तो स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन पहले दिन ही, अगर आपको याद हो, 1700 पॉइंट पहले दिन वो चढ़ गई थी। रुपया जो है वो पहले दिन 4 रुपए, फिर फॉलोइंग डे 2 रुपए एडिशनल, तो रुपया तकरीबन मजमूई तौर पे 5-6% स्ट्रेंथन हो गया है, ताकतवर हो गया डॉलर के सामने। अगर स्टॉक मार्केट में आप देखें तो तकरीबन $2 बिलियन की जो कैपिटलाइजेशन है वो इंक्रीज हो गई। तो ये दोनों बड़े इशारे जो हैं ये तो ये बताते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी की एक कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा है कि शायद चीजें जो है वो बेहतर होने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। देखिए, अभी बारूदी सुरंगें जो पीटीआई की हुकूमत बिछा के गई थी, जिसमें एक आप समझ लीजिए वो डीजल और पेट्रोल की कीमत जो 10 रुपए फी लीटर कम कर दी गई थी, उसके नतीजे में इस वक्त हुकूमत को 3 अरब रुपए का और रोजाना का नुकसान हो रहा है। आप समझिए कि 100 अरब रुपए का माहाना नुस्खा है। इसको शहबाज साहब की हुकूमत क्या करेगी? क्या 30 से 40-45 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत उनको बढ़ानी पड़ेगी? और अगर वो बढ़ाई जाएगी तो फिर आप सोचिए कि उसका असर क्या होगा बाकी मईशत के ऊपर और महंगाई के ऊपर। तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन एक वो ताज़ा हवा का झोंका जो है वो बिजनेस कम्युनिटी जरूर फील कर रही है। अच्छा, जिन चैलेंजेस की आपने बात किया, बिल्कुल ठीक, जिस तरह से इमरान खान साहब ने जाते जाते पेट्रोल पर और बिजली पर जो सब्सिडी दी है उससे पाकिस्तान के माली मामलात अभी तक बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो नौ मुंतखब हुकूमत के सामने ये भी होगा कि IMF के प्लान की बहाली की तरफ जाना है। जब ये प्लान की बहाली की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि आप ये सब्सिडीज़ ख़त्म करें। सब्सिडीज़ ख़त्म करना और सख्त फैसले करना, आपको नहीं लगता कि अवाम में मज़ीद गम और गुस्सा पैदा करेगा जो ऑलरेडी महंगाई से परेशान है? उस पर फिर ब्लेम जो है वो इमरान खान साहब को तो नहीं जाएगा, फिर शहबाज शरीफ साहब के गले पड़ेगा? जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि 2 अल्टरनेटिव हैं नई हुकूमत के लिए। कुछ तो ये है कि शायद जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया हो जाए, UAE हो जाए, चाइना हो जाए, उनसे अगर कुछ कर्जा जात की दरख्वास्त की जाएगी, क्योंकि उनके कर्जा जात जो है वो इतनी बड़ी शराइत के साथ नहीं आते। IMF के प्रोग्राम में एंटर हुए बगैर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस किस्म की जरूरियात है उस वक्त पाकिस्तान को, वो कोई 32 अरब डॉलर का। ठीक है, सो ओवरऑल चैलेंजेस इस वक्त नौ मुंतखब हुकूमत के सामने बहुत ज़्यादा है, जिनमें मईशत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, रमज़ान का बाबरकत महीना और अल्लाह ताला की बहुत सी रहमतों और बरकतों का नज़ूल इसी महीने में होता है। इसी महीने में बहुत से मुसलमान ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सदका करते हैं, खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं और साथ ही साथ सहर और इफ्तार का अहतमाम भी करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा करवाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने लिए आसानियाँ पैदा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और वो अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आखिरत भी संवारें। सो हमारे यहाँ पर इफ्तार और सहर करवाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। इन्हीं में से एक है अल्लाह वाले ट्रस्ट, जो कि ये काम कई बरसों से कर रहे हैं और आम रूटीन में भी लोगों को खाना खिलाया जाता है, लेकिन रमज़ान में सहर और इफ्तार के टाइम इसका खुसूसी तौर पर अहतमाम किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के जो फूड हैं वो मुहैया किए जाते हैं और सिर्फ यही नहीं, लोगों की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखा जाता है और एक अच्छे तरीके से उनको खाना खिलाया जाता है, जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूर ना हो। सो चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट शाहिद लोन साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। शाहिद साहब, बहुत ज़बरदस्त काम है, हम आपको पहले भी अपने शो पर दावत दे चुके हैं। यहीं से ये आगाज़ करना चाहूँगी, आप डेली रूटीन में तो काम करते ही हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं और आपने स्टार्ट भी आपके ट्रस्ट ने, बाद में ये ट्रस्ट बना, लेकिन जब आपने इनिशिएटिव लिया था तो लोगों को खाना खिलाने से ही लिया था। अभी रमज़ान में जिस तरह से आप क्वालिटी का भी ख्याल रख रहे हैं, इस चीज़ का भी ख्याल रख रहे हैं कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो, तो ये काम जो है वो किस तरह से मैनेज हो रहा है, प्लस कहाँ कहाँ पर आपके जो हैं इफ्तार या सहर पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर लगे हुए हैं और लोग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं? तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर दोबारा आकर। इस तरह से है कि हमारी 17 लोकेशंस हैं, जो 17 लोकेशंस और उसमें से 12 जो हैं वो लाहौर में हैं, 4 इस्लामाबाद में है और 1 कराची में है। वहाँ पर इस वक्त सहरी और इफ्तार चल रहा है। अच्छा, सिलसिला यूँ है कि एक सेंट्रल किचन है जो कि हमारा फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, हम ISO 9000 से अप्रूव्ड हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो फूड हैंडलिंग एंड फूड सेफ्टी के उसमें मयार पे पूरा उतरते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती रहती है। अच्छा, वहाँ से फिर ये है कि हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं जो डिफरेंट स्पॉट्स पे लेके जाती है, जैसे 2 हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह लेक सिटी है, इसमें वेलेंशिया है, इस तरह और डिफरेंट स्पॉट्स हैं। तो हमारी गाड़ियाँ जो हैं उसमें खाना एक ही जगह पकता है और वहाँ से फिर वो जो है, ये ज़्यादातर इफ्तार जो है ये डिनर इफ्तार है। इफ्तार के साथ जो है वो डिनर भी होता है ताकि वो रात उनका वक्त गुजर जाए उनका। तो इस तरह से ये चलता है कि सेंट्रल लोकेशन और वहाँ से हर जगह पे खाना जाता है। ठीक है, यानी कि मेन सिटीज़ में हैं, अभी आप 3 सिटीज़ 3 शहरों में हैं और लाहौर में आपने जो बताया लेक सिटी, मतलब कोई फिक्स पॉइंट्स नहीं है आपके? गाड़ी है, फिक्स पॉइंट्स है, गाड़ी है, नहीं फिक्स पॉइंट्स तो वहाँ फिक्स्ड है, गाड़ी जाती है लेकर, खाना वहाँ पकता नहीं है। अच्छा। सो इस तरह से और रोजाना आउटसोर्स नहीं किया हुआ खाना, हम खुद पकाते हैं। ठीक है, और रोजाना कितने लोग फैज़याब होते हैं? तकरीबन को 7 से 8 हज़ार के दरमियान है ओवरऑल तीनों शहर? ओवरऑल जी। ठीक है जी, हरमीत। हाँ, अच्छा, मैंने आपकी गुफ्तगू सारी सुनी, बहुत अच्छा लगा सर। अगर हम देखें तो बहुत सारे ट्रस्ट जो हैं हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो कहीं रेलवे स्टेशन पे तो कहीं मेट्रो बस स्टेशन पे भी हमें नज़र आते हैं और अफ्तारी के हवाले से उनके प्रोग्राम उन्होंने मुनक़िद किए होते हैं, साथ साथ लोगों को खिलाया भी जाता है। तो आप बताइएगा कि क्या इस तरह के चीज़ें भी हो रही हैं मुख्तलिफ़ शहरों में? और दूसरी बात ये कि रज़ाकारों की हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कमी भी होती है, लेकिन कई कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं कि वहाँ पे लोग खुद भी आ जाते हैं। तो आपके यहाँ रज़ाकारों की किस तरह वो किस तरह आते हैं, उनको किस तरह भर्ती किया जाता है, या खुद आके वो नाम लिखवा के चले जाते हैं कि हम आपके साथ होंगे? अच्छा, जो है ना, इस वक्त पहले तो ये होता था कि हमें ये थोड़ी सी मुश्किल होती थी और ज़्यादातर जो खाना खाने वाले हैं उन्हीं में से कुछ लोग जो है वो निकल आते थे एज ए वॉलंटियर और हमारी हेल्प करवा देते थे, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो लिहाजा बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है हमारे पास। लेकिन अभी क्या हुआ है रिसेंटली, एक तो ह्यूमन रिसोर्स हमारा काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ में जो उन्होंने उनके टाइम रख दिया सोशल वर्क के 60 आवर्स हैं पर स्टूडेंट। तो आजकल तो ये हालत है कि हमारे पास स्टूडेंट्स की भरमार हो गई है, क्योंकि हम कंसिस्टेंट हैं, पिछले कोई ये 11वां साल है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो क्रेडिबिलिटी इस तरह की हो गई है। जैसे इस वक्त हमारे पास लाहौर में एक ही टाइम पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है, इसके इतने बच्चे आ रहे हैं कि हमें खुद नहीं समझ आती कि उन्हें कैसे हैंडल करें। लाहौर में सिर्फ हमारे पास एक दिन में तकरीबन 50 से 70 लोग आते हैं, तो हम पिछले दिनों एवरेज देख रहे थे तो 40-50 बच्चा रोज़ाना हमारे पास होता है।
तो ये जो यूनिवर्सिटियों ने ये जो सोशल वर्क के लिए किया है 60 घंटे, ये बहुत बड़ी सपोर्ट आई है तमाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है। अच्छा, आप लोग राशन के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, रमज़ान में तो करते ही हैं, इससे हटकर भी करते हैं आम महीनों में भी, और उसका क्या क्राइटेरिया है? अच्छा, आम महीनों में ये होता है कि हमारी मंथली राशन है जिसमें हमने फैमिली प्री क्वालिफाई की हुई है और उनको हम राशन देते हैं। लेकिन क्योंकि हमने स्कूल मील शुरू कर दिया और 48,000 बच्चों को हमने अडॉप्ट किया खाने के लिए, जिसमें कि इस वक्त हम तकरीबन कोई 20,000 बच्चे तक हमारी अप्रोच हो गई है, ये फेडरल और यहाँ मिलाकर। अच्छा, इस वक्त अब ये चक्कर है कि हम पहले करते थे कि डिफरेंट सेगमेंट्स में जाके बांटते थे राशन जो है रमज़ान में, अदर दैन वो फैमिलीज़ जो कि हमारे साथ रूटीन में लगी हुई हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने ज़्यादा फोकस जो है राशन बढ़ा भी दिया है और ज़्यादा फोकस जो है वो उन बच्चों की तरफ कर दिया जो स्कूल आए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो स्कूल है वो एक ऐसी अट्रैक्शन क्रिएट करे जिससे कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो 2,23,000 या 2,25,000 बच्चे जो बाहर है, 2 करोड़ 23 लाख से लेकर 2 करोड़ 26 लाख तक की फिगर चलती है नेट पर, तो ये जो बच्चे स्कूल से बाहर ये अट्रैक्ट होकर वापस आ सके। तो पहले तो हमने स्कूल खाना प्रोग्राम में ये ऐड कर दिया था कि गुर्बत की वजह से कोई ना आए, भूख की वजह से कोई ना आए, सेहत की वजह से ये ना हो कि कोई स्कूल ना आए। तो हमने ये एरियाज़ भी साथ कवर कर दिए हैं और साफ़ पानी भी एंटर हमने कर दिया कि जिस स्कूल में साफ़ पानी नहीं है उसमें हम साफ़ पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। अब हमने उसके साथ ऐड ये किया है कि जब भी कोई इवेंट आता है, जैसे रमज़ान है, तो हमने जितने मुसलमान बच्चे हैं उन सबको राशन दे रहे हैं इस दफ़ा। तो आजकल दिन रात इस वक्त भी जो सर्विसेज में लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में एक गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ पर हमारी टीम इस वक्त बांट रही है। कल हम जो थे गुलाब देवी में एक स्कूल था और उसकी सराउंडिंग में जितने भी स्कूल थे उन्हें वहाँ बुला के हम राशन बांट रहे थे। तो इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि राशन भी उन तमाम बच्चों के घर में जाए जिनके माँ बाप ने तालीम के शौक़ में उन्हें 20 रुपये वाले स्कूल में भेजा हुआ है। तो उसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल हैं और बहुत अच्छा, जिस तरह से अच्छा, आपने एक और चीज़ सर, हम ज़्यादा देखते हैं कि जो जोगियाँ हैं, जोगियों के जो बच्चे या वहाँ पे ख़वातीन या बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको भी मसाइल का सामना होता है, या ट्रैफिक लाइट पे जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद उन्हें भी नज़र आती है। तो क्या उस तरफ भी आप लोगों का रुझान है, क्या वहाँ पे भी जाके आप लोग अफ्तारी के हवाले से खाने वगैरह चीज़ें जो है राशन या दीगर चीज़ें बांटते हैं? नहीं, देखिए, कुछ जो है ना वो हैबिचुअल है और कुछ जो है ये ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम होता है। जी, आपकी जितनी भी बेकारी है ये सब ऑर्गेनाइज्ड है और ये आपको पता ही है कि पूरा एक सिलसिला है जो चल रहा है और ये हमेशा चलता है। इन्हें अब जो मर्जी देंगे ये कभी वहाँ से इम्प्रूव नहीं करेंगे। हमारे सोशल वर्क ने पूरा एक सेंटर बनाया हुआ है, सोशल वेलफेयर ने पूरा सेंटर बनाया हुआ है बेकारियों के लिए, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि एक भिखारी जो है वो 800 से 1000 रुपया तो नॉर्मल दिनों में कमा लेता है, पर डे की बात कर रहा हूँ, और उसके बंटवारा जैसे भी होता है वो जानता है। लिहाजा हमारा फोकस उस पर है जिसमें उम्मीद की किरण ज़्यादा है। जैसे स्कूलों में उम्मीद की बहुत किरण है, बेवाएँ जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें उम्मीद की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो इस वजह से हमारा जो है अभी वो जो आउट ऑफ स्कूल इस तरह से जो बच्चे उनकी तरह फोकस कम है इस वक्त। अच्छा, इस तरह से आप ये तमाम तर चीज़ें बता रहे हैं। सो ये अभी तक जो आपका स्कूल खाना प्रोग्राम है वो अच्छा चल रहा है। इसके हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी, जब आप लास्ट टाइम आए थे तो हमने स्कूल खाना प्रोग्राम को ही डिस्कस किया था। ये प्रोग्राम इसमें यकीनी तौर पर इजाफा हुआ होगा, कहाँ तक पहुँचा अभी, आप कितने बच्चों को किन किन एरियाज़ में खाना खिला रहे हैं? और हमारे यहाँ पर बहुत से बच्चे सरकारी स्कूल्स में ऐसे हैं जो कि स्कूल आना छोड़ देते हैं, सो उनके लिए खाना एक अट्रैक्शन है। सो कितने बच्चे जो हैं वो वापस स्कूल आए हैं? देखिए, जो अभी तक की फिगर आई थी, पहले जो फिगर आई थी पिछले साल की वो थी 33%। ठीक है। तो 33% बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल थे वो आ गए थे अंदर। लेकिन दूसरी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो हमारा सर्वे है वो पिछले बेस्ड है, अभी अगला जो है अभी आएगा, तो उसमें जो है 33% बच्चे तो वो हैं जो वापस आए हैं स्कूलों में, या जो स्कूलों में नहीं थे वो आगे एनरोलमेंट बढ़ती जा रही है। और जो है कुछ 62% बच्चे कच्ची से लेकर 5वीं तक स्कूल छोड़ जाते हैं। इसका मतलब है अगर 100 बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ है तो 38 बच्चे 5वीं का इम्तिहान देंगे। अब ये है कि जहाँ जहाँ हम खाना खिला रहे हैं तो स्कूलों में ड्रॉप आउट नहीं है। ज़्यादातर 37% ड्रॉप आउट तो हो जाती थी कच्ची से पक्की में, तो वो नहीं है, ड्रॉप आउट ज़ीरो हो गई है। किसी जगह ज़ीरो है, किसी जगह मुश्किल से 1-2% है। तो आप ये देखें कि 60% की इंशाल्लाह अगले 5 साल में ये जंप जो है नज़र आ रही है, 60% की है, और अभी 33% की जंप है वो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। ठीक है। तो 93% की जो है एफिशिएंसी पे ये काम कर रहे हैं रिजल्ट्स। अब मेरे ख्याल से इस तरह की इंटरवेंशन जो है वो टीचर्स भी यही कह रहे हैं, माएँ भी ये कह रही हैं कि इस तरह के इंटरवेंशन के रिजल्ट्स पहले कभी देखे नहीं हैं उन्होंने। सही, और आप इसको बढ़ाने का भी यकीनी तौर पर जी हाँ, इस वक्त ये है कि हमने चले जाना था कराची में, लेकिन ये टर्मोइल जो है जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इस वक्त, इस वजह से हम कराची नहीं गए। अदरवाइज़ यह कि फेडरल के बाद अभी हम सिंध की तरफ जो है जाना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है जी। हरमीत,
अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहूँगा, वैसे तो पहले भी बड़े आपने डिटेल में गुफ्तगू आपसे हुई थी, लेकिन ये है कि हमारे नाज़रीन के लिए जो देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही मुखियर हजरात हैं, या वैसे भी लोग ज़्यादा है इन दिनों में, कोशिश उनकी होती कि खैरात अतिया ज़कात जो है वो लोग देते रहते हैं। ये बताइएगा कि इसके अलावा वैसे ज़्यादा फोकस आपका जो इदारा किस चीज़ पे देता है कि इन चीज़ों पे ज़्यादा काबू पा लिया जाए तो कम से कम गुर्बत और ये जो बेरोज़गारी, ये जो मामला हैं, जो बच्चे जो हैं स्ट्रीट में जाके भीख मांगते हैं, तो उसमें कमी आ सकती है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप हर दफ़ा इसे भीख से रिलेट करेंगे तो ये भीख से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो जो ग्रुप है जो भीख मांगने वाला, वो एक सेपरेट ग्रुप है। उसके ऊपर जितनी मर्जी इंटरवेंशन की एफर्ट की है, लेकिन उसके वो रिजल्ट्स नहीं आता, उसकी परसेंटेज कम है। हम जो है, हमें आप समझ लें कि हमें मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अंदाज़ा हुआ है कि शायद ये जो खाना है ये हमें अल्लाह की तरफ से दिया गया है, और हम हमेशा कहते हैं कि हम उसके मुलाजिम हैं और हम अल्लाह के लिए काम करते हैं। तो हमारी जितनी एक्टिविटी है वो ज़्यादा जो है एक्सक्यूज मी, वो ज़्यादा जो है वो फूड है, और उसके बाद हम न्यूट्रिशन में शिफ्ट हुए। ठीक है। तो आप ये देखें कि जो बच्चे, अब हमने क्या शुरू किया है, वीक माँ, वीक बच्चा और स्कूल में सेहतमंद बच्चा। तो अभी हम यहाँ तक आए हैं 5वीं तक। तो उसमें ये चक्कर है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद जिक्र किया था, मुझे याद नहीं, लेकिन इसके अलावा हमने एंटी स्टंटिंग एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, क्योंकि 40% बच्चों के दिमाग छोटे हैं, और उनके दिमाग इसलिए छोटे हैं कि उनकी माएँ कमज़ोर हैं। अच्छा, जो राशन है, एक तो हम स्कूल में दे रहे हैं, फिर 3 हॉस्पिटल्स अभी तक हमने लिए हुए हैं अपने साथ। एक लेडी एचिसन है, एक लेडी वेलिंगटन है, और एक कारजिया जो अब बेनज़ीर हॉस्पिटल है जो पिंडी में है, वो है। तो उसमें जितनी भी ख़वातीन है, हमारी 500 ख़वातीन हर जगह हमने वो जो है रजिस्टर की हुई हैं। तो अभी हम उन लोगों को राशन दे रहे हैं सबको। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले एक हेल्दी बच्चा पैदा हो और उसका दिमाग जो है वो पूरी तरह डेवलप हो। तो हम जो बच्चा फ्रॉम इंसेप्शन टू 2 साल तक जो बच्चे के साथ हम रहते हैं, ताकि उसका दिमाग बिल्कुल सही डेवलप हो जाए। तो हमने अपने आप को फूड एंड न्यूट्रिशन में इस तरह से अपने आप को फोकस किया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, और जब भी आपसे मिलते हैं एक मोटिवेशन भी मिलती है, और आप एक इंस्पिरेशन हैं भी, रोल मॉडल हैं भी। अल्लाह ताला आपके काम में मज़ीद बरकत दे। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट शाहिद लोन साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान का ये महीना, और रमज़ान में जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, खाने पीने की रूटीन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जब हम सहर के टाइम खाते हैं, सो ऑब्वियसली खा के एकदम से सोना, और मोस्टली जो लोग होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि सहर के टाइम ऐसी खुराक का इस्तेमाल किया जाए जिससे आपकी जो हंगर लेवल है वो भी मतलब उसको भी आप ओवरकम कर सकें, और चीज़ें जो है वो सेटाइटी आपको जो है वो उस तरह से फ़ील हो, और साथ ही साथ जो आपकी भूख है वो आपको पूरा दिन भूख ना लगे। सो ऐसे में इस्तेमाल किया जाता है पराठों का और इस किस्म की चीज़ों का। लेकिन जब आप ये खाते ही एकदम सोते हैं, सो ये तमाम चीज़ें आपके मैदे पर बहुत ज़्यादा भारी होती हैं। इसी तरीके से पूरा दिन फिर कुछ ना खाना, और जब इफ्तार के टाइम खाया जाता है, सो नॉर्मली जो लोग हैं वो पानी का, मशरूबात का एकदम से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद तली हुई हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अशिया खाई जाती हैं, जैसा कि कहा जाता है कि इफ्तार के टाइम पकौड़े ना हो तो वो इफ्तार होती नहीं। सो इस तरह की चीज़ों का जब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद खाना भी खाया जाता है, और फ़िज़िकल एक्टिविटी जो होती है उसका ख्याल बहुत कम लोग जो हैं वो रमज़ान में रखते हैं। सो ये तमाम चीज़ें आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा अपसेट करती हैं, और जो स्टमक इश्यूज़ जो हैं वो मज़ीद इंटेंसिफाई कर जाते हैं। इसके साथ साथ हार्ट बर्निंग, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, इसके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। सो कॉमन चीज़ें, कॉमन स्टमक इश्यूज़ कौन कौन से हैं, और इनको ओवरकम करने के लिए क्या वेज़ हो सकते हैं, किस अंदाज में आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में। हमारे साथ गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर तैयब हमें इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी कहा है कि रमज़ान में हमारी रूटीन, खाने पीने की भी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी का ख्याल बहुत कम लोग रखते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं स्टमक के हवाले से रमज़ान में मोस्टली लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने का आज मौका दिया। डेफ़िनेटली रमज़ान हमारे लिए एक बहुत बाबरकत महीना है, और
पूरी दुनिया में लोग रमज़ान में रोज़े रख के इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, ना सिर्फ रूहानी तौर पे बल्कि जिस्मानी तौर पे भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कुछ लाइफ़स्टाइल, जैसा कि आपने ज़िक्र भी किया, वो कुछ इस तरह का हो जाता है रमज़ान के अंदर जिसका हम ख़्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से बिलखसूस वो मरीज़ जो पहले से मैदे की बीमारियों का शिकार होते हैं, वो बेचारे बहुत सफ़र करते हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है जर्ड के पेशेंट, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसको कहते हैं, यानी मैदे की तेज़ाबियत और ख़ास तौर पे उस तेज़ाबियत का वापस खुराक की नाली में आना और फिर उससे पेशेंट को जो दुश्वारियाँ होती हैं, ये वो मरीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसके अलावा एसिडिटी और मैदे के अल्सर और इस तरह के जो मरीज़ हैं, तो ये लोग रमज़ान में इनकी दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपने बहुत अच्छी बातें की कि हम थोड़े से लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से अपने इन प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और हम रमज़ान का लुत्फ़ दुबाला कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, ज़ाहिर बात है कि रमज़ान का महीना है, फिर अफ्तारी के टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारी जब अफ्तारी होती है तो रोमा ने जिस तरह बात की कि पकोड़े एक लाजमी जुज़ करार दिया गया है हमारे यहाँ अफ्तारियों में, और पकोड़े ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं होता है, लोग ऐसे समझते हैं। हम देखते हैं कि जैसे अफ्तारी होती है तो बहुत सारी ऐसी शिकायत आती हैं कि लोग कहते हैं कि भाई खट्टे ढिकार आ रहे हैं, तबीयत कुछ बोझल सी है, कुछ ऐसा बोझ जो है वो स्टमक पे पड़ा हुआ है। ये क्या वजूहात होती क्या कि खाने में हम एक्स्ट्रा कुछ चले जाते हैं या कुछ इस किस्म के मशरूबात जो है उसकी तरफ निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारा जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो जाता है? बिल्कुल, एक्चुअली जो जैसे मैंने जिक्र किया ना कि वो लोग जिनको पहले से मैदे की तेज़ाबियत का मसला होता है या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं, इन लोगों के ऑलरेडी मैदे के अंदर एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लोग ख़ास तौर पे अगर खुराक में एहतियात नहीं करेंगे और अगर इनके फूड में ऐसी चीज़ें जिनमें एसिडिक कंटेंट वाले फूड ज़्यादा होंगे या फैटी कंटेंट वाले फूड ज़्यादा होंगे, तो इनकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और फिर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट ये होता है, क्योंकि आपने काफ़ी लंबा फास्ट किया होता है, तो फिर दिल बड़ा करता है कि जी जैसे ही रोज़ा खोलें तो यकदम बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं और थोड़े से टाइम में उस बेचारे मैदे को बहुत ज़्यादा भर लिया जाता है। तो वो मैदा यकदम जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे फूड से भर लेते हैं जो कि हाईली एसिडिक कंटेंट से भरपूर होता है या फैटी फूड से भरपूर होता है, तो फिर ये सिम्टम्स एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि समोसे, पकोड़े, फिर स्पाइसी फूड्स भी इसमें आ जाते हैं। इसी तरह फिज़ी ड्रिंक्स हैं, इसी तरह से जो लेमनेड्स एंड जो ख़ास तौर पे इन सब चीज़ों के साथ आपको केचप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब ये टोमेटो केचप एंड इसी तरह से प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड्स जो हैं, ये सब चीज़ें भी एक्चुअली दे आर वेरी हाई इन एसिड कंटेंट। तो ये सब चीज़ें फिर पेशेंट की अलामात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और फिर उनको हज़म करना और डाइजेस्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि जो सुबह के वक्त, सहरी के वक्त जिनको ये प्रॉब्लम है, मैदे की प्रॉब्लम है, जो आपने जिक्र किया कि एसिड लेवल भी उनका ज़्यादा होता है और फिर वो इस किस्म की खुराक कर लेते हैं कि वो भी नुकसानदेह साबित होता है, तो इन लोगों को, ख़ास लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम है और रहता है, सालों साल रहता है, तो सहरी के वक्त किस किस्म की खुराक होनी चाहिए जिसकी वजह से कम ये मैदा जो है ये रिलैक्स हो और आगे जाके वो पूरा दिन या पूरी रात जो है उनकी अच्छी गुजरे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि द बेस्ट थिंग इज़ कि एक तो ये वो चीज़ें जिनको हम अवॉइड करें, जिसमें हाई एसिड कंटेंट और फिज़ी ड्रिंक्स और जिसके अंदर मिर्च मसाला जात वाली चीज़ें हैं। इसके मुकाबले में अगर आप यही चीज़ें मतलब बजाय डीप फ्राई करने के आप ओवन के अंदर इसको बेक कर लें, दे आर मच बेटर। इसी तरह वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपको थोड़ी अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी दें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका अच्छा मेंटेन रखें, जिनमें थोड़ा रफेज मौजूद हो,
और जो मैदे के अंदर ज़्यादा देर स्टे करके आपको लंबी तवानाई दें। मिसाल के तौर पे रमज़ान के अंदर खजूरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब डेट्स या खजूरें बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसी तरह फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ फूड्स। इसी तरह दूध दही का इस्तेमाल, दे आर सम एक्सीलेंट ड्रिंक्स। इनसे बने हुए ड्रिंक्स, फ्रेश फ्रूट्स से बने हुए ड्रिंक्स, मिल्क शेक्स हो गए, बनाना। अब बनाना के साथ अगर आप डेट्स और आलमंड्स को मिला के एक अच्छा सा ड्रिंक बनाएं, दे आर सम एक्सीलेंट ड्रिंक्स। न सिर्फ एनर्जी देंगे, आपके पोटेशियम को मेंटेन रखेंगे, आपके जो है एनर्जी के साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखेंगे, और इसकी जो एनर्जी है वो लॉन्ग लास्टिंग होएगी। यानी अगर आप सहरी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये एनर्जी आपको काफ़ी देर तक मेंटेन रहेगी। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपने रेस भी किया कि डिहाइड्रेशन का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जब रोज़ा खोल लेते हैं और उसके बाद से लेके सहरी तक थोड़ा थोड़ा करके जिस हद तक मुमकिन हो लिक्विड्स को लेना और साथ साथ पानी को पीना, अवॉइडिंग दीज फिज़ी ड्रिंक्स, ये बड़ा ज़रूरी है। और जिस हद तक मुमकिन हो ये चाय वगैरह, कॉफ़ी, कैफ़ीन्स एंड इस तरह के ड्रिंक्स, इसको अवॉइड करना चाहिए। बेहतर है कि आप दूध, लस्सी, योगर्ट और इस तरह की चीज़ों को प्रेफर करें। और जो गलत काम होता है वो ये होता है कि आप सारा रात पानी नहीं पीते, सहरी करने के बाद एंड पे ढेर सारा पानी पी लेते हैं और ये समझते हैं कि शायद अब हमारी प्यास बुझ जाएगी। इनफैक्ट दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जी रोम। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, बहुत से लोगों को नॉर्मली भी खाने से पहले कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, मेडिसिन की सूरत में, किसी न किसी साशे की सूरत में, बिकॉज उनको बदहज़मी, उनके डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इतना ज़्यादा भी इन अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब रमज़ान में इस तरह के लोग जो हैं वो किन बातों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें? और ये जो मेडिसिन हैं जिनमें अगर मैं चंद एक के नाम लूँ तो मोटिलियम है, राइजिक है, ये किस अंदाज में खानी चाहिए कि आपकी हैबिट भी ना डेवलप हो, और कौन सी स्टेज ऐसी आ गई कि अब आपने ये खाकर फिर 15 मिनट बाद खुराक खानी है? डेफिनेटली ये जिन बीमारियों का हमने जिक्र किया, जिसके अंदर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी है, इसी तरह डिस्पेप्टिक डिजीज़ हैं, इसमें कुछ फंक्शनल डिस्पेप्सिया वाले पेशेंट्स भी आ जाते हैं। फिर अगर हम उसी का एक डिस्पेप्सिया की एक एडवांस फॉर्म ले लें जिसके अंदर एच पाइलोराई रिलेटेड गैस्ट्राइटिस आ जाता है, और इसी तरह से और फॉर्म के गैस्ट्राइटिस और यहाँ तक कि अल्सर और ये सारी चीज़ें, तो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काम ना करे तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द मेडिकल मैनेजमेंट, और वहाँ पे दवाइयाँ और इनका इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ मैदे से रिलेटेड अद्वियात, यहाँ पे हमें अपने नाज़रीन को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि वो पेशेंट्स जो दूसरी बीमारियों की वजह से और कुछ अद्वियात ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे शुगर वाले पेशेंट्स हैं वो शुगर की अद्वियात ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं वो ब्लड प्रेशर की अद्वियात ले रहे हैं, हार्ट वाले पेशेंट्स हार्ट की अद्वियात ले रहे हैं, तो वो अपनी ये अद्वियात मिस ना करें। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने मौलिज से रब्ता कर लें। ख़ास तौर पे एक अच्छा आइडिया ये होता है कि रमज़ान से पहले आप अपने मौलिज के पास एक विज़िट ज़रूर कर लें, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपने रमज़ान की नीड के हिसाब से, अपने फास्टिंग की नीड के हिसाब से अपने जो दवाइयों का स्केड्यूल है उसको रीस्केड्यूल करा लें। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाए रमज़ान में, डेफिनेटली कई दफ़ा ये बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। अब तो पता है आपको रोमा, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है और अब तो आप घर बैठे डॉक्टर्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ टेली मेडिसिन, वन ऑफ द पॉइनियर्स टेली मेडिसिन इनिशिएटिव इन पाकिस्तान, दैट इज़ शिफा फॉर यू। और हम आपको मैं बताऊं, फॉर द लास्ट 5 to 6 years ये सर्विस दे रहे हैं कि आप घर बैठ के ऑनलाइन डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। अब तो आपको क्लिनिक पे जाने की भी और इस गर्मी में रोज़े के साथ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो डेफिनेटली आपको डॉक्टर्स के साथ मिलके तो इन दवाइयों का स्केड्यूल और वो सारी चीज़ें तय कर लेने की ज़रूरत है। अच्छा रोमा, अगर टाइम है तो मैं क्विकली सवाल करूँ। हरमीत, हमारा टाइम जो है अभी ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह फिर डॉक्टर साहब को किसी वक्त ज़हमत देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने जितनी भी गुफ्तगू की बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह से की है कि बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म के टिप्स डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना और आज से दूसरा अशरा जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और आज नात ख्वानी के इस सेगमेंट में नात पढ़ने के लिए हमारे साथ इस शो में मौजूद है नात ख्वां मोहम्मद अवैस रज़ा साबरी। अवैस, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। दूसरा अशरा आपको भी बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं रमज़ान आपके अच्छे गुजरे होंगे, रोज़े जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे हैं। बहुत तवील अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लास्ट ईयर रमज़ान में ही हुई थी मुलाकात, तो देखे मुझे आपका चेहरा याद था। जी जी सबसे पहले कौन सी नात सुनाएंगे? मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, फेमस नात है, वो मैं पेश अच्छा, करता हूँ। ये नात जो है ये मेरी भी फरमाइश थी और हमारे पीसीआर की भी फरमाइश थी। जी मैं पेश सुनाइए। करता हूँ। देखने वाले भी और सब इधर भी जो हैं वो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम था, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। दसा मैं किथों के रसाई हुसैन दी, खालिक हुसैन दाते खुदाई हुसैन दी। दसा मैं किथों के रसाई हुसैन दी, खालिक हुसैन दाते खुदाई हुसैन दी। नाना नबी ते बाबा अली ते मां फातिमा, इस तो बद के होर की दसा मैं बड़ाई हुसैन दी, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दियस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दियस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा
सर जुदा जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही जात है, मेरे सामने वही जात है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मेरे माँ बाप फख्र करते हैं, इनका बच्चा अली का नौकर है। मैं अकेला नहीं, मेरा सारा कुंबा अली का नौकर है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और ये तो मेरी फेवरेट नात है। हरमीत, आप कुछ पूछना चाहेंगे अवैस से? जी, मुझे वैसे तो ये नात बड़ी अच्छी पहले भी इन्होंने जब सुनाई थी हमें बड़ी अच्छी लगी थी और बड़ी मज़ा भी आया। आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है कि इतनी खूबसूरत इतनी मीठी आवाज़ के लिए रियाज़ तो करना पड़ता है, तो कितना टाइम आप वैसे देते हैं? प्रैक्टिस जो बचपन से, क्योंकि नात का सिलसिला है, बचपन से शौक से पढ़ता आ रहा हूँ। जाना जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, दीदारे नबी हासिल, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पर भी चढ़ा जाना, है इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। कुदरत की निगाहें भी उस चेहरे को तकती थी, उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना, है इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा